Morning all of you. Today we will study permutation and combination, basic theory. Permutation combination जैसा कि वर्ड अपन डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किसी भी चीज के जो मतलब कॉम्बिनेशंस अपन सोच सकते हैं लाइफ में कि जैसे आज की बात करें नॉर्मल जो वेदर है वो वेदर किस टाइप का है. रेनी वेदर चल रहा है बहुत, तो क्या चांसेस हैं कि इस पूरे वीक में उस दिन बारिश होगी या नहीं होगी, क्या बारिश होगी नहीं होगी. तो अपन उसके कितने सारे केसेस सोच सकते हैं. आज होगी या नहीं होगी, कल होगी या नहीं होगी, या माइट रेन या मे नॉट रेन, या एग्जैक्टली हो सकती या नहीं हो सकती. तो इस टाइप की चीजें या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू सोची जा सकती हैं, या उसको बहुत इजीली अपन एक ऑर्डर में सोच के और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब इसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो काफी पहले की बात है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो काफी स्टडी करा गया है वो इंडिया में बहुत ज्यादा जनरेट की गई है इन सब की चीजें. इसकी स्टोरी में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा है कि जैसे देयर वाज अ ग्रैंडफादर विद 6 ग्रैंडचिल्ड्रन, और जब वो बच्चे जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाते टाइम दे यूज्ड टू स्टैंड एट अ बस स्टॉप. वो बस स्टॉप पे खड़े रहते थे. अब बस स्टॉप पे होता क्या था कि जो सबसे छोटा बच्चा था वो कहता था कि अरे भैया मैं सबसे छोटा हूं, मैं बस में सबसे पहले चढ़ूं. सबसे बड़ा वाला कहता है यार तू क्यों चढ़ेगा, जब मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरे को चढ़ना है बस में, तो सबसे पहले तो मैं चढ़ूंगा. बीच वाला कहता है यार तुम दोनों हीरो अपने आप ही अलग अलग बन रहे हो, यार मैं चढ़ूंगा बस में, यार तुम क्यों चढ़ोगे बस में. तो होता क्या था उनमें आपस में बहुत लड़ाइयां होती रहती थी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से. कभी कपड़े फट गए, कभी शर्ट फट गई, और मतलब खूब बहुत लड़ाइयां होती थी उनमें. ऐसी जब बस आप स्कूल से आते थे तो स्कूल से आते टाइम भी अब बस में पहले मैं उतरूंगा, तू सबसे पहले तू चढ़ा था, तू बड़ा था तो अब उतरूंगा मैं. तो ऐसे उनके खूब लड़ाइयां होती थी. तो जब घर पहुंचते थे तो दादाजी जो थे उनके खूब ही वॉज वेरी टेंस, वो बहुत टेंशन में रहते थे कि अरे भाई आपस में इन छोटी छोटी चीजों पे लड़ते रहते हैं. तो उनका जो सबसे बड़ा ग्रैंड चिल्ड्रन था ही वॉज वेरी बहुत चीजों को सोच कर और एनालिटिकली वो चीजों को सोचता था. तो क्या हुआ कि उनसे पूछा गया कि दादाजी ने उनसे कहा कि यार आप इतने अच्छे से सब चीजें सोचते हो, आप सबसे बड़े हो, तो क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना ही चाहिए इस प्रॉब्लम का, कि ऐसा नहीं हो सकता कि साल में हर बार एक फिक्स ऑर्डर में हर जने के पास इक्वल चांसेस मिले उसको फर्स्ट प्लेस पे आने के, उसको सेकंड प्लेस में आने के. तो तुम ऐसी चीजें सोचो ताकि आपस में भाइयों में लड़ाई ना हो. तो उस बच्चे ने क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक चीजें छोटी छोटी लेकर, जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं वो एग्जाम्पल्स लेने स्टार्ट किए और कुछ मॉडल्स बनाने स्टार्ट किए और उस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी स्टार्ट करी. जैसे कि अपन भी इसकी थ्योरी जो है वो एक एक करके छोटे छोटे मॉडल से समझना स्टार्ट करते हैं. मॉडल नंबर 1, सबसे पहले रोड प्रॉब्लम्स. रोड प्रॉब्लम से हमने क्या कहा, हमने कहा देयर आर 3 टाउन्स, टाउन नंबर A, टाउन B एंड टाउन C. A से B टाउन तक जाने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स, रोड नंबर 1, 2 एंड 3. और B से C जाने के लिए देयर आर 2 रोड्स, रोड नंबर 4 एंड रोड नंबर 5. अब हमने कहा कि अ पर्सन हैज टू मूव फ्रॉम टाउन A टू टाउन C. उसे टाउन A से टाउन C तक मूव करना है वाया टाउन B, मतलब डायरेक्ट कूद के नहीं, वो पहले A से B जाएगा और फिर B से C जाएगा. ठीक. तो ये निकालना था वो कितने डिफरेंट तरीकों से A से C तक पहुंच सकता था. ठीक है. तो हमने क्या किया, एकदम प्रिंसिपल जो काउंटिंग का प्रिंसिपल है वो काउंट करना स्टार्ट किया. हमने कहा द पर्सन कैन टेक रोड नंबर 1 एंड टू रीच C ही कैन गो टू C थ्रू रोड नंबर 4. 1 से लेकर 4 से आ सकता था. ये पहला तरीका है. उसने कहा ऐसा भी हो सकता था कि वो रोड नंबर 1 लेता और फिर B से C जाने के लिए वो रोड नंबर 5 ले सकता था. दिस वॉज द सेकेंड वे. फिर उसने कहा कि यार रोड 1 से C जाने के सारे रास्ते खत्म हो गए. अगर उसको एक अलग तरीका चाहिए था तो उसने कहा A से B मैं सेकंड रोड सेलेक्ट कर सकता हूं और फिर उसके बाद 2 से लेकर 4 जाऊंगा तो C हो जाएगा. आइदर ही कैन टेक रोड नंबर 2 एंड देन रोड नंबर 5 अगेन ही कैन रीच C. और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि उसने रोड नंबर 3 लिया और फिर रोड नंबर 4 पकड़ के वो C पहुंचा, तो 3 से 4, और अदरवाइज 3 लेकर और 5 रोड, तो यहां से वो A से C जा सकता. इसके अलावा आप देखोगे तो कोई डिफरेंट तरीके नहीं थे जो वो रोड A से रोड C पे आया. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए, डिफरेंट वेज बाय विच ही कैन रीच रोड C वाया 6. टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज 6. अब उसने ये भी सोचा, बस जस्ट थिंकिंग प्रोसेस है, अभी थ्योरी कुछ नहीं बनी, यार A से B जाने के टोटल तरीके तो 3 और B से C जाने के टोटल तरीके से 2. अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 3 × 2 6. तो ये जो तरीका था यार ये 6 सीधा सीधा उसने कहा वही आंसर आया जो मैंने एक एक काउंट किया. अच्छा, ये फायदा तब होता जब यहाँ पर नंबर ऑफ रोड्स बहुत सारी हो जाती. अगर मान लो यहाँ पर 10 रोड होती और यहाँ 20 रोड होती तो मैं ये केस काउंट करने में बहुत टाइम लगता. जबकि इस बेसिक प्रोसेस से उसने जब काउंट करके किया तो उसने कहा वही वाला आंसर आया यार जो मेरा एक एक काउंट करके आने वाला था.
ठीक, इसी चीज को उसने और अलग तरीके से सोचा। उसने कहा अ पर्सन हैज टू गो फ्रॉम ए टू सी देन बैक टू ए से सी जाना है और सी से वापस ए जाना है, मगर एक रास्ता जो वो सेलेक्ट कर चुका है वो वाला रास्ता वापस नहीं लेना। ही वॉन्ट्स टू गो फ्रॉम ए टू सी, और फिर सी से ए वापस जाना है बी के थ्रू, मगर वो वाला रास्ता जो एक बार वो ट्रेवल कर चुका है उस रास्ते से वापस नहीं जाना। मतलब कुछ ऐसी टाइप की जर्नी हो सकती है, अगर वो पहले ए से बी 1 से आया, फिर बी से सी 4th पार्ट से आया, अब उसे वापस जाना है तो वो सी से बी वापस 4 से नहीं जा सकता, उसे कौन सा पाथ लेना पड़ेगा 5, और फिर 5 के बाद अगर बी पे पहुंचने के बाद ए जाना है तो आइदर ही कैन टेक 2 और आइदर ही कैन टेक 3, 2 and 3, ये दो तरीके हो सकते थे। तो ही कैन रीच थ्रू सी फ्रॉम मतलब 1 2 3, एक रास्ता तो ये वाला हुआ पूरा, एक रास्ता हुआ 1 4 5 से 3, 2 रास्ते, तो ये 2 रास्ते हुए। ठीक, ऐसे उसने कहा कि यार अगर मेरे को जर्नी को पूरा कंटिन्यू करना है तो ए से बी जाने के उसने कहा मेरे पास 3 तरीके थे, आगे बी से सी वापस जाने के 2 तरीके थे, फिर सी से वापस डी आने का 2 में से एक रास्ता तो खत्म हुआ, एक रास्ता खत्म हुआ तो बी से सी वापस आने के कितने तरीके बचा, एक रास्ता खत्म हुआ, और फिर बी से वापस ए आने का जो रास्ता वो ए से बी जाने के लिए सिलेक्ट कर चुका था वो खत्म हो गया, तो बाकी कितने रास्ते बचते हैं, 2 तरीके। तो टोटल कितना है 3 2 6 into 2 12, by 12 different ways he can go from A to C and then back to A without selecting the same again, वापस से वही पाथ नहीं लेना, तो टोटल 12 तरीके से आ सकता था। ठीक है, और इसको अगर अपन काउंट करें 1 4 5 के बाद 2 और 3 हो सकता था। अच्छा, और क्या हो सकता था, अगर मैं एक एक करके काउंट करना चाहूं तो ऐसा भी हो सकता था कि वो 1 से 4 जाता, ये तो खत्म हो गया, 1 से 4 2 और 3, ऐसा हो सकता था 1 से 5, करेक्ट, पहले 1 से 5 जाता और फिर 5 के बाद 4 और फिर 4 के बाद आइदर ही कैन टेक 2 एंड अगेन ही कैन टेक 3, यहां से 2 और यहां 4 के बाद ही कैन टेक द पाथ 3, ये वाले तरीके हो सकते थे। तो इसका मतलब 1 4 5, 2 यहां से आए 2 यहां से आए, 1 के करस्पॉन्डिंग यही 2 रास्ते हो सकते थे, 4 आ रहे थे, 1 के करस्पॉन्डिंग टोटल 4 तरीके आ रहे थे। तो इसका मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग भी 4 आए होंगे और 3 के करस्पॉन्डिंग भी 4 आए होंगे, तो टोटल कितने रास्ते हो गए, वही 12 जो उन्होंने काउंट करके बताया, टोटल 12। तो वो एक एक करके काउंट करें, चाहे अपन बेसिक चीजें सोच के कि एक के बाद एक रास्ते कितने अपन मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, उसके आगे भी उसने देखा तो टोटल 12 केसेस ही है। ठीक, तो मॉडल नंबर 1 से, रोड प्रॉब्लम से, उसने अपनी बेसिक थ्योरी का एक फॉर्मेशन किया कि यार एक एक काउंट करने की बजाय अगर मैं इस टाइप से जो अपन बेसिक कह रहे हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज कि हम रास्तों को या पाथ्स को या अपने तरीकों को एक्चुअली काउंट कर रहे हैं, मगर काउंटिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं कि स्टेप्स लिख रहे हैं, वी आर यूजिंग एनालिटिकल अप्रोचेस टू काउंट कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू कंप्लीट आवर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक, ये तो प्रॉब्लम मॉडल नंबर 1 था। नेक्स्ट मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 2 एक सिनेमा हॉल, इसकी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लिया सिनेमा हॉल जो है इट्स अ पेंटागोनल शेप, तो जैसे मान लो पेंटागोनल शेप का था और हर वॉल पे एक डोर 1 एक डोर 1 डैश, डोर 2 डैश 3, 4th डोर एंड 5th डोर। बेसिकली क्या है, अ पर्सन कैन एंटर और लीव इन दिस हॉल। अगर उसे एंटर करना है तो D1 D2 D3 D4 D5 से एंटर कर सकता है, और जो डैश वाले डोर्स हैं उससे उसको बाहर निकालना है। अ पर्सन कैन एंटर थ्रू डोर्स D1 D2 D3 D4 और D5 एंड ही कैन लीव द हॉल थ्रू D1 डैश D2 डैश D3 डैश एंड D4 डैश एंड D5 डैश। इन 5 में से किसी एक में से वो बाहर निकल सकता है और इन 5 में से किसी एक में से एंटर कर सकता है। तो क्वेश्चन ये था, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर एंड लीव थ्रू एनी डोर। कितने तरीके से, मतलब ऐसे मान सकते हैं
जब पिक्चर देखने जा रहा था तो 5 डोर खुले हुए थे, D1, D2, D3, D4, D5। उसकी जिससे इच्छा है उससे एंटर कर सकता है। और जब पिक्चर खत्म हुई तो उसे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलना है तो कौन से डोर खुले थे? D1 डैश, D2 डैश, D3 डैश, D4 डैश, D5 डैश। वो जहां भी बैठा है जिससे बाहर निकलना है उससे बाहर निकल सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कैन एंटर एंड देन लीव थ्रू एनी डोर? किसी भी डोर से वो एंटर और लीव कितने तरीके से कर सकता है। ठीक, अपन इसके पहले केसेस काउंट करके सोचते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं। मान लो एक पर्सन जो था वो D1 डोर से एंटर करता है, D1 डोर से एंटर किया, मूवी देखी, डोर क्लोज। अब जो डोर खुले हुए हैं वो कितने खुले हुए हैं? 5 डोर खुले हुए हैं। तो क्या वो D1 के बाद D1 डैश, D2 डैश, D3 डैश, D4 और D5 डैश, क्या इन 5 में से किसी भी एक तरीके में से बाहर निकल सकता है? तो टोटल उसके पास एंटर करके बाहर निकलने के कितने डिफरेंट तरीके हो गए? 5। ये तो 5 तरीके तो ये हुई कि D1 से एंटर करे और इनमें से किसी एक से बाहर निकल जाए। तो टोटल देयर आर 5 डिफरेंट वेज। अच्छा, क्या यही कहानी किससे अगर वो D2 से एंटर करता तो भी हो सकते थे? ही कैन एंटर थ्रू आइदर डोर D2 एंड देन लीव थ्रू एनी वन ऑफ द 5 डोर्स। तो 5 तरीके और आते हैं उसके पास, ये अलग है। D1 से D1 डैश से निकलना एक अलग तरीका है, D2 से एंटर करके D1 डैश से निकलना ये एक अलग तरीका है। तो ये टोटल जो 10 के 10 केस है ये टोटल डिफरेंट है। ऐसे ही और कितने केस आएंगे? D3 से एंटर करके बाकी 5 से निकले, D4 से एंटर करके बाकी 5 से निकले और D5 से एंटर करके टोटल निकले। तो टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 डोर से एंटर करें और हर डोर के करस्पॉन्डिंग 5 अलग तरीके बाहर निकलने। तो टोटल कितने तरीके आते हैं? 25। यही उसने फंडामेंटल काउंटिंग से भी सोचा। तो उसने कहा कि यार अगर मेरे पास एंटर करने के टोटल 5 तरीके थे और मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हो, फिनिश तब होगा जब पिक्चर देख के किसी डोर से बाहर निकला जाएगा। जब पिक्चर बाहर निकलना था तो अब उसके पास बाहर निकलने के ऑप्शन फिर कितने आए? 5 ऑप्शन। तो 5 × 5 उसने काउंट किया तो उसने कहा यार ये तो फिर वही आंसर आया 25, जो मैंने एक एक काउंट करके बनाकर देखा था। तो उसका जो थ्योरी का जो बेस था वो काफी स्ट्रांग होता गया कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही हो रहा है। तो वो बहुत आसान हो जाएगा अगर इसी को एक अपन लंबी प्रॉब्लम्स में खींचने की कोशिश करें। काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान होता चला गया इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक, इसके बाद एक थर्ड मॉडल पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है। मॉडल नंबर 3, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। हमने एक फेयर कॉइन लिया और फेयर कॉइन के 2 साइड होती हैं, 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक, एक फेयर कॉइन, अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मतलब वो वेटेड नहीं है। वेटेड मतलब जब आप उसको टॉस करेंगे तो टॉस करने पे उसकी इक्वल चांसेस है हेड भी गिरने के और टेल भी गिरने के। जब वो टॉस किया जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा। इट्स अ फेयर कॉइन। ठीक, तो इसमें एक अपन नई चीज सीखेंगे, वी कैन से दैट, उसको अपन कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम का क्या मतलब होता है कि हमने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। हमने एक फेयर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया। अब टॉस जब किया, ये स्टार्ट, ये हमने टॉस किया सबसे पहले। अब जब स्टार्ट करेंगे तो उसके पास गिरने के लिए 2 चांसेस, या तो हेड गिर सकता था या टेल पे आ सकता था। ठीक, ये तो फर्स्ट लेवल हुआ। अब उसके बाद हेड के बाद वापस से कॉइन को टॉस किया। जब हेड के बाद टॉस करूंगा तो फिर उसके पास 2 चॉइसेस थी, आइदर इट कैन फॉल हेड और इट कैन फॉल टेल। फिर टेल के बाद हेड गिर सकता था या टेल आ सकता था। ठीक, ये सेकंड टॉसिंग हुई। अब उसके बाद कॉइन को फिर टॉस करूंगा तो अगर ये हेड आया होता तो फिर 2 चांसेस थी, या तो हेड आता या टेल आता। इस टेल के साथ हेड आता या टेल आता, हेड टेल और हर के साथ हेड एंड टेल। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आए जो कि 3 बार कॉइन को टॉस करने में आते। क्या आउटकम्स आए, इसको अगर अपन लिखने की कोशिश करें, हेड हेड हेड, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। अगर कोई कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, फिर हेड आए, ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकता था। या क्या हो सकता था, हेड हेड टेल, ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकता था, डिफरेंट। हेड हेड टेल ये वाला हो गया। एक क्या हुआ, हेड टेल हेड, एक ही आउटकम था। एक था हेड टेल टेल, एक पॉसिबल ही आउटकम था। ऐसे जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको काउंट किया तो देखो कितनी ब्रांचेस, टोटल कितनी ब्रांचेस टूटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ब्रांचेस आई। इसका मतलब इधर टोटल कितने आउटकम्स आए होंगे, 8 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक,
टोटल 8 डिफरेंट आउटकम्स आए। अभी जो 8 आउटकम्स आए उसने कहा कि देखो हो कैसे सकता था, ये तो मैंने काउंट किया ट्री डायग्राम बना के। उसने कहा जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद उसके पास गिरने के लिए कितने ऑप्शंस थे? 2 ऑप्शंस, आइदर हेड गिरता है या टेल। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, काम तब खत्म होगा जब कॉइन 3 बार सक्सेसफुली टॉस किया जाएगा। जब दूसरी बार कॉइन को टॉस किया तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन थे, और फिर जब तीसरी बार कॉइन को टॉस किया तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन थे। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स फिर कितने आए? 8, जो कि अपन ने ट्री डायग्राम से काउंट करके करे तो वो भी 8 के बराबर आए। तो उसने कहा कि यार जो मैं कर रहा हूं इसका मतलब बहुत आसानी से, बहुत डिफरेंट तरीकों से मैं काउंट कर सकता हूं, चाहे टी डायग्राम से करें, चाहे जो अपन ने काउंटिंग करी उससे करें, या एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अपन देख रहे हैं प्रोसेस, जो कि बहुत आसानी से आंसर दे रहा है टोटल आउटकम्स का, वो हो जाए। अच्छा ये तो अपन कर ही लेंगे, बट वी शुड ऑल्सो एबल टू राइट द पॉसिबल आउटकम्स की टोटल आउटकम्स क्या आएंगे। अगर मैं कहूं कि 4 बार कॉइन को टॉस करूं और 4 बार टॉस करने के बाद कि बताओ कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो वो मैं बताने के में काबिल होना चाहिए कि वो आउटकम्स होते क्या है। तो आउटकम्स इसमें टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, जैसे कि मैं इसी में समझाता हूं। आपने कहा कि ये 8 बार टॉस किया गया, मतलब टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। तो आप क्या करो, 8 आउटकम्स आएंगे तो स्टार्टिंग में 4 बार हेड लिख लो और 4 बार टेल लिखो। फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, और उसके बाद क्या करो, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। यू विल ऑलवेज गेट ऑल द पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स, जो कि लिखने के तरीके से लिखा जा सकता था। यही अगर टोटल 4 बार कॉइन टॉस करते तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 16 बार अगर आपको टेबल बनाने कितने आउटकम्स आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहां से करोगे, 16 के आधे से। 8 बार हेड लिखो, 8 बार टेल लिखो, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 2 2 2 और फिर एक एक ऑल्टरनेट लिखते जाओ। तो पूरी जो ये टेबल बनती दैट विल गिव यू ऑल द पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स। अब एक्चुअली क्वेश्चन वो इसलिए ऐसे बना सकता था कि आपके पास जो टोटल आउटकम्स आए उनमें कितनों में देयर आर 2 कॉन्जुगेटिव हेड्स, कितने 2 कॉन्जुगेटिव हेड्स थे। तो अगर मैं 2 कॉन्जुगेटिव का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक लगातार, तो ऐसे कितने आउटकम्स आए, एक तो ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, कॉन्जुगेटिव हेड्स एक ये वाला हुआ, और कोई हेड नहीं आ रहा है। तो टोटल 8 में से 3 बार ऐसा हुआ होगा जब कॉइन को मैंने टॉस किया होगा, तो हो सकता है कि 2 बार कॉन्जुगेटिव हेड आया होगा। तो क्वेश्चन बनाने की बात है, क्वेश्चन तो फ्रेम किए जा सकते हैं कि किस टाइप से होंगे, ठीक। बट आर इंपॉर्टेंट थिंग अभी भी फिर यही है कि क्या हम फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से अपने टोटल आउटकम्स निकाल पा रहे हैं, जो कि अपन कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये था मॉडल नंबर 3। एंड द लास्ट मॉडल जो हम फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन दे देंगे। उसकी डेफिनेशन के लिए एक मॉडल और देखते हैं। मॉडल नंबर 4, बुक्स इन अ शेल्फ। एक शेल्फ, इस शेल्फ के अंदर 4 ड्रॉज और हमने 4 बुक ले ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। हमने ये 4 बुक्स ले ली और हमसे एक आ गया है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी different ways can these 4 books can be arranged on a shelf। इस शेल्फ में हम कितने डिफरेंट तरीके से इन 4 बुक्स को रख सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक बुक रखना स्टार्ट करते हैं और काउंट करते हैं कि कितने तरीके से रख सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट प्लेस पे सबसे पहले फिजिक्स जो बुक है इसको फिक्स कर दिया। अब दूसरी प्लेस पे मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं केमिस्ट्री को फिक्स कर देता हूं, यहां पर मैं फिक्स करता हूं मैथ्स को और यहां फिक्स करता हूं इंग्लिश को। ये एक तरीका हो सकता था इन बुक्स को अरेंज करने का। क्या ऐसा भी हो सकता था कि मैं यहां पर इंग्लिश रखता और यहां पर मैथ्स रखता? इट्स पॉसिबल कि यहां इंग्लिश और मैथ्स रखता। PCME and PCEM, these are 2 different ways of arranging these 4 books in this shelf, इस शेल्फ में अरेंज करने का। अब एक और तरीका जो ऐसा हो सकता था, भाई देखो ये मैथ्स और इंग्लिश को तो इधर उधर अरेंज करने के सिर्फ यही तरीके थे। अब अगर मुझे अरेंजमेंट चेंज करना है तो यहाँ पर थर्ड जो केमिस्ट्री की बुक है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको तो मैंने सेम ही रखा, फिजिक्स, यहाँ पर मैंने रखा मैथ्स, ठीक, यहाँ मैथ्स रखी। अब क्या हो सकता था, पॉसिबल था कि यहाँ केमिस्ट्री और इंग्लिश रखता या यहाँ इंग्लिश और यहाँ केमिस्ट्री रखता, ठीक। 2 तरीके यहाँ से आए, 2 तरीके यहाँ से आए। अभी भी फिजिक्स को अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे फिक्स रखूं तो देयर कैन बी वन मोर वे कि जब मैं यहाँ पर इंग्लिश की बुक रखता हूँ तो यहाँ पर मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री रखी और यहाँ केमिस्ट्री और मैथ्स रखी। तो टोटल कितने तरीके हो गए, ये 6।
ये 6 कौन से तरीके हैं? ये 6 वो तरीका है जब फिजिक्स की बुक को मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर रखा था। तो देयर कैन बी टोटल ऑफ 6 डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग दीज बुक्स। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं पहले पे मैथ्स को फिक्स कर देता तो क्या फिर 6 ऐसे ही केस आते जब मैं बुक्स को इधर उधर अरेंज करता इन 3 बुक्स को। कौन सी? मैथ्स को हटा दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश को जब मैं इधर तीनों में जैसे इसमें अरेंज किया इनको अरेंज करूंगा तो सेम ये 6 केस आएंगे। ये मैथ्स के साथ है। क्या ऐसे ही 6 केस जब मैं पहली प्लेस पे इंग्लिश को करूंगा तो आएंगे, और 6 केस आएंगे जब पहले पे मैं केमिस्ट्री को फिक्स करूंगा तो 6 आएंगे। टोटल केसेस जब मैं काउंट करूंगा तो 6 6 6 6 टोटल कितने केसेस हो जाएंगे? 24। ठीक, ये तो वो तरीका था जब मैंने एक एक काउंट की। अच्छा, एक तरीका वो देखते हैं जो अपन करना चाह रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। क्या कहते हैं कि हमारे पास 4 शेल्फ्स पड़े हुए और मेरे पास टोटल कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स। ठीक, मैंने कोई सी भाई चारों को रखना जरूरी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो इसमें भी पता चल रहा है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहली प्लेस पे कौन सी बुक रखी गई, कोई ना कोई बुक तो पहली प्लेस पे हमेशा आएगी कंफर्म। तो मैंने कहा कोई सी भी एक बुक उठाओ और उस बुक को उठा के यहाँ रखना है। तो पहली प्लेस पे बुक को रखने के लिए कितने ऑप्शंस थे? टोटल 4 ऑप्शंस थे। कोई सी भी रख सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। तो पहली प्लेस पे बुक को रखने के 4 ऑप्शन। काम अभी भी खत्म नहीं हो, जब तक काम खत्म नहीं हो रहा है तब तक मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ अपने टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस इनटू। अब जो बुक थी वो यहाँ रख दी गई, वो उसकी जगह तो खत्म। मान लो फिजिक्स थी तो फिजिक्स की बुक के ऑप्शन तो खत्म। अब इस प्लेस पर बुक को रखने के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन। जो बची हुई है उनमें से 3 ऑप्शन, तो इसके लिए 3 ऑप्शन आए। नेक्स्ट आगे चलता हूँ। अब ये जो प्लेस थी इस पे मान लो केमिस्ट्री रख दी गई तो खत्म हो गया। तो जो बची उसके लिए 2 ऑप्शन आए और लास्ट में जो एक खाली रहेगा उसके लिए 1 ऑप्शन। जब इसको टोटल किया तो भी कितने केसेस आए? 24, जो कि एक एक काउंट करने के बाद भी 24 केसेस आ रहे थे। तो इतने सारे जब मॉडल्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया और ये देखा गया कि यार जब मैं डायरेक्टली एक एक चीज को, सक्सेसिव इवेंट्स को मल्टीप्लाई करके अपना टोटल फाइनल आउटकम तक पहुंच सकता हूं, तो क्यों मैं एक एक केस को काउंट किया जाए? ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। यही चीजें जब मैं 10 बुक और 10 शेल्फ के साथ करने लग जाऊंगा और मैं एक एक केस सोचने लगूंगा तो शायद मैं सोच भी ना पाऊंगी कितने केसेस आने वाले होंगे। तो दैट्स व्हाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और विच इज द बेस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आफ्टर दीज 4 मॉडल्स तो ऐसा ही कुछ, वो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अपन बात कर रहे थे, ग्रैंडफादर और चिल्ड्रन वाली, तो उनका जो सबसे बड़ा ग्रैंड चाइल्ड था कि डेवलप्ड सच थिंग्स। उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिए। उसने जैसे डाई होती है, डाई को रोल करके देखा, उसके 6 आउटकम्स देखे, कितने आउटकम्स आएंगे। कार्ड प्रॉब्लम से खेलना स्टार्ट किया उसने, कार्ड्स के साथ देखा कि यार कितने हुकुम के पत्ते और उसमें हार्ट के पत्ते होते हैं। उन सब देख देख के उसने एक बेसिक थ्योरी बनाई एंड ही देन गेव द प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विच वी यूज और विच वील डू सम मोर प्रॉब्लम्स, जनरल प्रॉब्लम्स इन टुडेज लेक्चर। तो हम सीखेंगे कि कैसे अपन इजीली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट इज we'll write the definition of fundamental principle of counting. This can be generalized for any number of events. एक बार पढ़ें इसको। तो अगर कोई भी एक इवेंट को अकर होने के लिए m डिफरेंट तरीके हैं, फॉलोइंग विच, उसी के सक्सेसिवली, हमने जो कह रहे थे कि काम खत्म नहीं हुआ, काम कब तक खत्म नहीं हुआ? जब तक एक दूसरा एक और इवेंट है जो कि n डिफरेंट वेज से हो सकता है। तो उन दोनों इवेंट्स के एक साथ अकर करने के टोटल हमेशा m इंटू वेज होते हैं। और ये सिर्फ 2 के लिए नहीं वैलिड है, ये कितने भी इवेंट्स के लिए वैलिड है, चाहे 3 इवेंट्स हो, चाहे 4 इवेंट्स हो, m इंटू n इंटू p इंटू q इंटू r करते जाओ तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो आते चले जाते हैं। ठीक, तो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इसको और अच्छे से समझने के लिए वील टेक सम इलस्ट्रेशंस। हम आज छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे और उसके थ्रू देखते हैं कि कैसे अपन अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, we are being given 5 digits 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, in how many ways can 3 digits be selected out of 5 without repetition? इन 5 में से we have to select 3 digits out of 5 without any repetition.
कैसे लिखें? 3 डिजिट नंबर बी फॉर्म, एक 3 डिजिट का नंबर बना लेते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिजिट नंबर बी फाउंड आउट ऑफ 5 विदाउट रिपीटेशन. तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब मुझे कितनी प्लेसेस भरनी है? 3 प्लेसेस भरनी है. ठीक. और मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 5 ऑप्शन. पहली प्लेस को भरना है. पहली प्लेस को भरने के लिए मैं इनमें से कोई ना कोई नंबर उठाऊंगा. कौन सा नंबर उठाऊंगा उससे कोई मतलब नहीं, बस एक नंबर फिलअप करना है. तो पहली प्लेस को फिलअप करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन. ठीक. मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 1 रख दिया. अगर यहाँ 1 रखा तो अब क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब जो डिजिट एक बार यूज कर लिया उस डिजिट को आगे किसी भी प्लेस पे यूज नहीं करना है. अच्छा, और अभी अपना काम खत्म भी नहीं हुआ, सक्सेसिव इवेंट्स चलते जा रहे हैं, तो N2 का साइन लगाया. नेक्स्ट, अब अगर मेरे को सेकंड प्लेस भरनी है तो 1 या 1 रखा तो 1 तो खत्म हो गया. तो अब ऑप्शंस कितने रह जाते हैं मेरे पास भरने के लिए? 4 ऑप्शन. तो यहाँ पर 4 रखा गया. सेकंड प्लेस भरी, सेकंड प्लेस खत्म हुई, मान लो कि 4 रखा तो 4 खत्म हो गया. हटा इसलिए रहा हूं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. अब एक प्लेस और फिलअप करनी है, उस फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस रह गई? 3. तो 5 4 20, 3 60. देयर आर टोटल 60 नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज 5 डिजिट्स. अब अगर आप सोचो 60 डिजिट अगर आप केस बनाने की कोशिश करते तो शायद बना भी नहीं पाते. अपन को कितना टाइम लग जाता ये केस बनाने में कि यार 60 नंबर बन रहे हैं सिर्फ इन 5 का यूज करके, इन 5 में से भी सिर्फ 3 का यूज करके. ठीक. और अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख दूं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बट रिपीटेशन इज अलाउड, इसके सेकंड पार्ट में अगर ये लिख दिया जाए कि अब की बार रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड. अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अब कितने नंबर बना पाऊंगा? तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो फिर तो कुछ झंझट ही नहीं. पहली प्लेस में नंबर को फिलअप करने की कितनी चॉइसेस थी? 5. अब कोई भी एक नंबर रख दिया, मान लो कि यहाँ पर 1 रख दिया. अगर यहाँ 1 फिक्स कर दिया और रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड प्लेस पे तो 1 फिर आ सकता था. तो इसका मतलब कोई चॉइस खत्म ही नहीं हुई, और कोई चॉइस खत्म नहीं हुई तो अगली प्लेस पे फिलअप करने की भी 5 तरीके थे और अगली प्लेस पे फिलअप करने के भी 5 तरीके थे. टोटल अब की बार कितने नंबर बन सकते हैं? 125. देयर कैन बी 125 सच डिजिट्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग दोज 5 डिजिट्स अगर रिपीटेशन को भी अलाउ कर दे अपन तो. ठीक. तो इट्स बेसिक, बहुत सिंपल सा चीज है कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस चीज का ध्यान दें. अगर नंबर्स का यूज कर रहे हैं तो क्या रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो केसेस अलग तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर तो नंबर्स को रखने के उतने ही तरीके चलते जाएंगे जितने ही पहले चल रहे. ठीक. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम. देयर आर 10 true and false type questions. There are total 10 true and false type questions. Is the first part. How many sequences of answers are possible? कितनी sequences से एक स्टूडेंट जो है उन 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है. कंडीशन ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन अपन को मार्क करना ही करना है, और एक ही ऑप्शन मार्क करना है, या तो ट्रू मार्क करना है या फॉल्स. ऐसा नहीं कि ट्रू भी कर दिया और फॉल्स भी कर दिया, और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया. वी हैव टू मार्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन और उसका कोई एक पार्ट मार्क करना है. अब हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, इसका क्या मतलब है कि कितने तरीके से, अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ट्रू भी लिखा हुआ था, फॉल्स लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ट्रू था, इसमें फॉल्स, एंड सो ऑन अप टिल क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू भी लिखा हुआ था और फॉल्स भी लिखा था. तो मैं कितने तरीके से इनको आंसर कर सकता हूँ? एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता था जिसने सिलेक्ट किया कि भाई मैं यहाँ ट्रू भरूंगा, यहाँ भी ट्रू भरूंगा, शहर में भी ट्रू भरूंगा और इसमें भी ट्रू भरूंगा. क्या ये ट्रू 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 भरना एक सीक्वेंस ऑफ आंसर था या नहीं था? उन 10 में से सब में ट्रू भरना ये एक सीक्वेंस था. ऐसा हो सकता था एक स्टूडेंट कहता कि मैं पहले 9 में तो ट्रू भरूंगा और 10 वाले में मैं क्या भरूंगा? फॉल्स. क्या ये एक डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आंसर पॉसिबल हो गया? तो इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं. तो मैं क्या कह सकता हूं कि पहले क्वेश्चन के जब ऊपर गया, जब स्टूडेंट ने सोचा तो वो सोचने बैठा कि यार मेरे पास अगर मुझे क्वेश्चन पे आंसर मार्क करने तो आंसर्स को मार्क करने के कितने ऑप्शन है? आइदर आई विल मार्क ट्रू और आई विल मार्क फॉल्स. तो पहले क्वेश्चन को मार्क करने के 2 ऑप्शन. अब काम खत्म नहीं हुआ. क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि उसे 10 के आंसर मार्क करना जरूरी है. इनटू सेकंड क्वेश्चन को फिर मार्क करने के कितने ऑप्शन है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट तक हर क्वेश्चन को मार्क करने के 2 ही ऑप्शन. तो टोटल उसका आंसर कितना आने वाला है? 2 raised to the power 10, दैट इज 1024. टोटल इतने तरीके से अ स्टूडेंट कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, जिसके 1024 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आंसर मार्क करने के. अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछूं आउट ऑफ टोटल
पॉसिबल सीक्वेंसेस, जितने पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं, इन हाउ मेनी ऑफ दोज सीक्वेंसेस a student has marked all correct answers. जितने भी टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस थे, उन टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस में से उस स्टूडेंट ने कितनी सीक्वेंस में सारे आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब सोचो यार, एक क्वेश्चन का तो एक ही आंसर करेक्ट होता है, कोई ना कोई, या तो ट्रू करेक्ट था, एक एग्जांपल ले लेता हूं, हर का सिर्फ ट्रू करेक्ट था, हर क्वेश्चन का ट्रू आंसर ही सही था, ठीक। अब उन 1024 तरीके से जो आंसर दिया गया है, उन तरीकों में कितनों में सब में ट्रू मार्क किया गया था? सिर्फ एक। भाई सारे, तभी तो डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स पॉसिबल थे। इन 1024 में सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें सब में ट्रू था। अब सबके सही आंसर मार्क किए गए हो तो ऐसा इनमें से सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर में हो सकता था। इसका मतलब एवरी करेक्ट आंसर इज जस्ट इन वन ऑफ द पॉसिबल सीक्वेंसेस। सिर्फ इन 1024 में सिर्फ एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें उसने सही से आंसर मार्क किया था सारे क्वेश्चंस का। बाकी नहीं तो 1023 ऐसे सीक्वेंस है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक क्वेश्चन का तो गलत आंसर हुआ ही होगा। एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, सबका भी हो सकता है, मगर एक ही क्वेश्चन। अच्छा, और सबका गलत किया होगा, ऐसे कितने सीक्वेंसेस होंगे? वो भी एक ही रहा होगा। सबके गलत आंसर मार्क करने वाला भी एक, सबका सही करने वाला भी एक। बाकी जो होंगे वो एटलीस्ट वन या एटमोस्ट वन वाले केसेस में जाके करेंगे, जिसके लिए अपन वो काउंट कर तो सकते हैं, वो सीक्वेंसेस को काउंट कर सकते हैं, बाकी वो आगे के लिए रखते हैं। उसमें थोड़े से सिलेक्शन ज्यादा अलग तरीके से करने पड़ते हैं, ठीक। दिस वॉज सेकेंड इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉब्लम। Next problem. 10 students are competing in a swimming race. In how many ways can podium finished be filled? 10 स्टूडेंट्स वो एक स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने तरीके से पोडियम जो है उसको फिलअप किया जा सकता है? पोडियम एक, इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। पोडियम जो है रेसेस वगैरह में यूज किया जाता है। पोडियम का ये मतलब होता है कितने तरीके से फर्स्ट 3 प्लेसेस को फिलअप कर सकते हो। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट प्लेस पोडियम जो होता है वो फिनिश की जा सकती है। तो अपन ऐसे सोच, एक रेस स्टार्ट हुई, 10 के 10 जने एक ही साथ रेस में कूदे, और क्या होगा, रेस को खत्म करना है। कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, कोई ना कोई सेकंड आएगा, कोई ना कोई थर्ड आएगा, ठीक। अब ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, सबसे पहले फर्स्ट ही प्लेस भरी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि पहला इंसान जो आया वो सेकंड प्लेस भरा गया। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस भरी जाएगी। तो इस फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन थे? 10 ऑप्शन, क्योंकि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वही वाला एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जीतेगा। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन आए? 10 इंटू। अब रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, इस बात की बात करें। यार एक स्टूडेंट जो रेस खत्म कर चुका है वो तो पोडियम फिनिश में फर्स्ट आ ही चुका है। अब ऐसा तो नहीं कि वापस कूदा और मैं कहूंगा मैं ही सेकंड भी आ जाऊंगा, वो लोग बहुत पीछे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिपीटेशन हो जाए। इसका मतलब सेकंड प्लेस को जो आया स्टूडेंट वो तो खत्म हो गया। अब रेस में जो बचे स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 9 है। अगर टोटल 9 स्टूडेंट बचे हुए हैं तो सेकंड प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो सकते थे? 9। उन 9 में से कोई सा भी एक स्टूडेंट सेकंड प्लेस पे आ सकता था, और बाकी बचा हुआ 8 में से कोई भी एक स्टूडेंट थर्ड प्लेस पे आ सकता था। और बाकी 7 का क्या? बाकी 7 का कुछ भी नहीं, अपन को तो सिर्फ पोडियम फिनिश करनी है, तो वो 3 प्लेसेस को फिलअप कर दिया। तो 9, 8, 72 इंटू 10, 720। देयर आर टोटल 720 नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच अ पोडियम फिनिश कैन बी फिल्ड अप। ये टोटल इतने तरीके से रेस फिनिश हो सकती है, या 720 अलग अलग ऐसे तरीके हैं जिनसे डिफरेंट पर्सन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्लेसेस जो है उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग की तरीके हैं जो आपको बहुत आसान कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। और करते हैं एक आध क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। देयर आर टोटल 7 flags of different colors. How many different signals
how many different signals can be transmitted using these flags. How many different signals can be transmitted using these flags? Using these flags, one above the other. हमारे पास 7 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, और हमें सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। और वो सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होंगे? किसी भी यूजिंग दीज 2 फ्लैग्स, वन अबव द अदर। उन 7 में से किसी 2 फ्लैग्स का यूज करके एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के साथ रखकर, जैसे ट्रेन व्रेन आती है तो सिग्नल्स अलग अलग कॉम्बिनेशन के यूज कर सकते हैं, जो भी है। तो हम कितने सिग्नल्स कर सकते हैं? बेसिकली हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस को फिलअप करना है, और क्योंकि 2 प्लेसेस का कॉम्बिनेशन एक साथ करना है और 7 ही फ्लैग थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फाड़ के आधा फ्लैग इधर रखा और आधा फ्लैग इधर रखा। हम तो यही कर सकते हैं कि एक फ्लैग इधर रखेंगे और एक फ्लैग इधर रखेंगे, और 2 मतलब डिफरेंट फ्लैग्स का यूज करना है। तो पहली प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आया 7, काम खत्म नहीं हुआ, एक प्लेस और फिलअप करनी है, तो दूसरे प्लेस को फिलअप करने के लिए चॉइसेस हैं 6। तो टोटल कितने डिफरेंट तरीकों से अपन फिलअप कर सकते हैं? टोटल 42। देयर आर 42 टोटल डिफरेंट सिग्नल्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड अगर 2 फ्लैग का यूज करते हैं 60 डिफरेंट फ्लैग में से। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम एक नई टाइप की प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, उनको हम कहते हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, अच्छा, एक इसमें एक वर्ड का यूज हो सकता है, उसको वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन, लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन हु अरेंजेस द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आई होप डिक्शनरी सबने देखा हुआ है। डिक्शनरी जो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अपन को कोई भी वर्ड ढूंढना है, नाइफ है या कोई भी वर्ड है, विच एवर वर्ड वी हैव टू फिलअप। हम करते क्या है? सबसे पहले डिक्शनरी में नाइफ के लिए हम के पर जाते हैं, के ढूंढते हैं, और के बाद वर्ड स्टार्ट होते हैं ए से। के होता है तो अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट हो, फिर ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, एक एक पेज पलटते रहते हैं और एक एक वर्ड को फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखते चले जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और वो डिक्शनरी में ढूंढते हैं कि कहाँ हो। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इफ letters of word tough, if letters of word tough are arranged by lexicographer, then find the rank of word tough. Then we have to find the rank of the word tough. क्या मतलब है इसका? ये जो 5 लेटर हम एक अपनी डिक्शनरी खुद बना रहे हैं, और वो डिक्शनरी किन लेटर्स का यूज करके बना रहे हैं जो कि टफ में थे, टी, ओ, यू, जी और एच। इन लेटर्स का, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके हम डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक, और जब मैं डिक्शनरी बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेटर्स को अल्फाबेटिकली रखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये निकालना है रैंक का। क्या मतलब होता है? रैंक, जैसे किसकी भी रैंक आती है, किस प्लेस पे आता है, तो हमें ये निकालना है कि टफ जो है वो किस प्लेस पर आ रहा होगा उस डिक्शनरी के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स है इनके ही लेटर्स को आप पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर देख लो कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले अपने पास आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर आएगा यू, ओ, फिर आएगा टी और फिर आएगा यू। जी, एच, ओ, टी, ये लेटर्स जो हैं ये अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। ठीक, अब हमें इनको डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि डिक्शनरी में टफ पे जाओ, तो आप क्या करोगे? टफ में करोगे क्या कि आप मेन डिक्शनरी में तो ए से बनने वाले सारे पेज पलट दोगे, फिर क्या करोगे? बी से बनने वाले सारे पेज पलटोगे, सी से। कब तक पलटते जाओगे? जब तक कि कहां तक नहीं पहुंच जाते? टी तक। तो टी पे पहुंचती आप सबसे पहले रुक जाते हो। ऐसे ही कुछ इसमें करना है। मैंने कहा कि मेरी जो डिक्शनरी है वो सबसे बननी चालू कहां से होगी? जी लेटर से। तो मैंने कहा यार जी को तो फिक्स कर दिया, अब जी से बनने वाले ऐसे कितने वर्ड्स होंगे मेरे को निकालना है। टोटल लेटर्स कितने थे? 5। अगर जी फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया तो आगे के 4 प्लेसेस कितने तरीके से मैं फिलअप कर सकता हूं? मैंने कहा पहली प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन थे? 4। क्या मुझे जी से बनने वाले सारे लेटर भगाने? बिल्कुल भगाने। जी से बनने वाले तब तक भगाने जब तक कि मैं कहां तक नहीं आ जाता? फर्स्ट लेटर टी तक। तो ये सारे इतने लेटर्स
क्या जी से बनने वाले सारे वर्ड्स टी के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तो उसकी रैंक तो उतनी नीचे गिरती जाएगी। तो इसलिए मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर रहा हूं कि जी से कितने बने। पहली प्लेस पे फिलअप करने के लिए कितने ऑप्शन थे मेरे पास? 4 ऑप्शन थे। इन 4 में से कोई सा भी एक रखो। इस पे फिर कितने होंगे? 3, फिर इसमें होंगे 2 और इसमें होंगे 1। तो देयर विल बी टोटल 24 ऑफ सच वर्ड्स विच विल बी फॉर्म्ड अगर हम वर्ड को बनाना जी से स्टार्ट कर दें। 24 वर्ड तो ये खत्म हो गए। फिर ये जी वाले पन्ने सारे पलट गए। अब आगे देखा, अब लेटर किससे स्टार्ट होगा? एच से स्टार्ट होगा। मुझे एच भी नहीं चाहिए था, मुझे तो पहली प्लेस में टी चाहिए था। इसका मतलब एच से बनने वाले भी सारे जितने वर्ड हैं उनको हटाना है। एच से बनने वाले भी कितने होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे भी बनने वाले टोटल 24 वर्ड हो, इनको भी हटाया। आगे चलते हैं। जी एच के बाद क्या आएगा? ओ। ये भी नहीं चाहिए, तो ओ से बनने वाले भी सारे वर्ड हटाओ। फिर 4 प्लेसेस बची, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 24 वर्ड्स यहां से गए। नेक्स्ट ओ होते ही सबसे पहले क्या आया मेरे पास? टी। जैसे टी आएगा मैं रुक जाऊं, टी आती रुका। यही मेरे को पहला लेटर था जो कि टफ की रैंक निकालनी थी, तो चाहिए था। तो टी को तो यहां फिक्स कर दिया। जैसे टी को फिक्स किया तो टी मेरे सिलेक्शन में तो अब आ ही नहीं सकता। जो लेटर फिक्स हो गया उसको मैं वापस तो रख ही नहीं रहा हूं। ये लेटर यहां से खत्म हुआ। अब क्या डिक्शनरी में टफ ढूंढने के लिए वापस से अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक किया जाता है? ये तो फिक्स हो गया। अब अगला लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मगर आएगा सबसे पहले, फिर क्या? जी। यहाँ जी आएगा। अब मुझे जी नहीं चाहिए था, तो इसका टी तो हो गया। अब जी से बनने वाले सारे लेटर्स जितने आएंगे वो सब हटाएंगे। अब मेरे पास प्लेसेस कितनी खाली बची? 3। और वर्ड्स भी जी को फिक्स कर दिया, और लेटर्स भी कितने बचे? 3 लेटर बचे। तो इसमें भरने के कितने ऑप्शन है? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वर्ड ये वाले बनेंगे। ठीक, टी यहाँ फिक्स हो ही गया था। जी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? एच। क्या चाहिए? नहीं चाहिए, एच भी नहीं चाहिए, तो ये भी हटाना। इसके अंदर फिर 3 पेज खाली बची, तो फिर कितने वर्ड आएंगे? 6। ये 6 वर्ड और हटाए। फिर टी के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा? ओ। क्या मुझे ओ चाहिए था टफ की रैंक के लिए? बिल्कुल, ओ वर्ड चाहिए था। ओ को फिक्स किया तो ओ की भी चांसेस खत्म हो गई यहाँ पर। अब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड लेटर काउंट करूंगा। थर्ड लेटर मेरे को यू चाहिए था, जबकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा? जी वर्ड आएगा। जी नहीं थी। कितनी प्लेसेस बची? 2। तो यहाँ पर कितने वर्ड बनेंगे? 2 इंटू 1। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर टी फिक्स था, ओ फिक्स था। जी के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा एच। एच नहीं चाहिए था, यू चाहिए था। तो इसका मतलब एच के बाद फिर 2 वर्ड्स बचते हैं। यहाँ 2 प्लेसेस खाली हैं, तो 2 वर्ड्स फिर बने। ठीक, उसके बाद चलते हैं। फिर हमने कहा टी फिक्स हो गया, ओ फिक्स हो गया। एच के बाद नेक्स्ट कौन सा बचता है? यू ही बचता है। तो अब तो यू आना ही था। और क्या मेरे को यू चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था। तो यू की भी चांसेस खत्म हो गई। फिर एक पेज बचता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? जी। क्या मुझे जी चाहिए था? हाँ, जी चाहिए था। तो ये भी फिक्स हो गया। इसको फिक्स कर दिया तो जी हट गया। और फिर नेक्स्ट क्या आएगा? एच। और यही चाहिए था, तो एच भी फिक्स कर दिया। ये वर्ड खत्म हो गया। मतलब इतने सारे वर्ड्स आने के बाद फिर मेरा वर्ड टफ आया, तो इसकी रैंक निकालनी है। तो टोटल काउंट करना पड़ेगा कि कितने वर्ड्स पहले आ चुके हैं। इनको काउंट करूं तो कितने आएंगे? 4, 4, 8, 12, 18, 24, 26, 28, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 88 वर्ड्स टफ से पहले आ गए। जिसका मतलब टफ खुद किस प्लेस पे था? 89th प्लेस पे था। तो देन द रैंक ऑफ द वर्ड टफ इज 89। ठीक, 88 वर्ड्स तो पहले आ चुके हैं। जो 89th वर्ड आया वो टफ था। तो जब मैंने डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज किया तो इट टफ वॉज एट द प्लेस 89। तो दिस इज द रैंक ऑफ द वर्ड टफ। ठीक है, तो एक सिंपल सी डिक्शनरी प्रॉब्लम्स है, और अपन ऐसे ही अगर फिक्स ऑर्डर में सही से करते हुए चलेंगे तो नहीं दिक्कत आती। तो यही सब जो चीजें हैं, चाहे मैं अल्फाबेटिकली बात करूं, चाहे मैं नंबर्स के लिए बात करूं, नंबर्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को भी अरेंज कर सकता हूं। अगर मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर ले लिए और उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, और असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूं, तो बताओ कि कोई भी एक नंबर है वो किस प्लेस पे आएगा। तो सेम यही प्रोसेस होता है जिसको अरेंज करते हैं, और ये क्वेश्चन अपन बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक, दिस इज डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। इसमें अगर अपन प्रैक्टिस करना चाहें तो वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड नाइफ। नाइफ वर्ड की जैसे अगर बोले तो रैंक निकाल सकते हैं। कोशिश करें तो अपन 1 मिनट में 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं। यू कैन ट्राई व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड नाइफ।
वर्ड की रैंक आती है, द वर्ड रैंक इज 96, ये 96 पोजीशन पे आती है नाइफ। इससे पहले 95 वर्ड ऐसे आते जो नाइफ से पहले आते हैं, डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, तो ये 96 पेज पे आता है। ठीक, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन हैं लेटर्स वेटर्स नंबर्स वाले भी आएंगे, उनको भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपन और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन हाउ मेनी वेज कैन letters of the word miracle, in how many ways can letters of the word miracle be arranged such that first vowels occupy odd places। पहले ये बात करते हैं, ये कह रहा है कि कितने तरीके से मिरेकल जो वर्ड है इसके लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं ताकि इसके अंदर जो वॉवल्स आ रहे हैं वो हमेशा ऑड प्लेसेस पर हैं। सबसे पहले इसके अंदर वॉवल्स अलग कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स अलग कर लेते हैं। वॉवल्स कौन कौन से आ रहे हैं? आई, ए एंड ई, देयर आर 3 वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से? बाकी बचे हुए एम, आर, सी एंड एल। देयर आर टोटल 4 कॉन्सोनेंट्स इन 3 वॉवल्स, 7 लेटर्ड वर्ड। काउंट जरूर करें ताकि कुछ छूटा ना हो। 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि एक भी लेटर छूट जाएगा तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो गलत हो सकता है। अब हमसे ये बोला गया है टोटल 7 प्लेसेस, तो आप 7 प्लेसेस बना लो। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्लेसेस बनाई। और हमसे बोला गया है कि कितने तरीके से वॉवल्स ऑड प्लेसेस पे आएंगे। आप ऑड प्लेसेस को मार्क कर लो। ऑड प्लेसेस कौन सी है? फर्स्ट प्लेस इज द ऑड प्लेस, थर्ड प्लेस इज द ऑड प्लेस, 5th प्लेस एंड 7th प्लेस, ये सारी ऑड प्लेसेस थी। इन ऑड प्लेसेस पे ये जो वॉवल्स है, वॉवल्स हमेशा इन ऑड प्लेसेस पे होना चाहिए, मतलब वॉवल जो है इन 4 में से किसी एक प्लेस पे होना चाहिए। ठीक, अब कैसे करें? हमने कहा कि यार ये पहली प्लेस पे रखने के कितने ऑप्शन, अगर ऐसे सोचे तो इस प्लेस पे रखने के कितने ऑप्शन है? 3। तो मैंने कहा इस पे 3 रख दिए। इस पे रखने के कितने ऑप्शन है? एक 3 रखा तो बाकी बचे 2। फिर इस पे रखने के कितने ऑप्शन है? 1, वो रख दिए। और आखिरी प्लेस का क्या है? ये तो बेचारा असहाय हो गया, इसको तो आपने पार्शियलिटी कर दी। आपने कहा कि यार उस पे तो मैं रख ही नहीं सकता हूँ, जबकि वो भी ऑड प्लेस थी, तो उस पे भी ये रखा जा सकता था। मतलब जो आप ये सोच रहे हो ये तरीका सही नहीं। सोचना कैसे? अब सोचना ऐसे कि रखना तो इन तीनों को है, तो इनमें से कोई सा भी एक उठाओ और उस एक को उठा के फिर अब उसके पास गिरने के लिए 4 प्लेसेस है, या तो यहाँ गिरेगा, या यहाँ गिरेगा, या यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। अब किसी प्लेस के साथ पार्शियलिटी नहीं है, तीनों वर्ड्स भी उठाए, तीनों लेटर्स, और उन तीनों लेटर्स को रखना स्टार्ट किया। तो पहला लेटर उठाकर रखने के कितने तरीके थे? 4। तो और पहले मैं वॉवल्स ही रख रहा हूँ। क्यों मैं वॉवल्स रख रहा हूँ? क्योंकि कंडीशन वॉवल्स पे, पहले मेरे को अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। बाकी लेटर्स तो अरेंज होते चले जाएंगे खाली प्लेसेस पे, बट फर्स्ट द कंडीशन की वॉवल्स ऑक्यूपाई होनी चाहिए ऑड प्लेसेस पे, उसका फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए फुलफिल होने के लिए वॉवल को उठाया और उसको रखना स्टार्ट किया। तो पहला वॉवल उठा के उसको रखने के लिए आई हैव टोटल 4 ऑप्शन। अब कोई भी एक प्लेस भर गई, उसके बाद क्या किया? 2 वॉवल्स बचे, कोई भी एक और उठाया और उसको रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। और फिर जो एक वॉवल बचेगा उसको रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 2। मान लीजिए यहाँ पर आई रखा, यहाँ ए रखा और यहाँ ई रखा, तो वॉवल्स ने हमेशा ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करी। अब इन टोटल 7 में से कितनी प्लेसेस बच गई? 1 2 3 4 प्लेसेस बच गई। उन 4 में कौन से लेटर्स आएंगे? कॉन्सोनेंट्स ही आने वाले हैं। यही कॉन्सोनेंट्स जो है वो उन पे आने वाले। अब कोई ये कह सकता है सर कॉन्सोनेंट तो ऑड प्लेस में भी आए, तो आना ही पड़ेगा। एक यार कॉन्सोनेंट्स अगर ज्यादा है तो कॉन्सोनेंट एक ना एक कॉन्सोनेंट ऑड प्लेस पे आएगा ही, नहीं तो उसको उठा के रखेंगे कहाँ? मजबूरी है उस कॉन्सोनेंट का किसी भी प्लेस पे रखना। और वैसे भी कॉन्सोनेंट पे तो कोई कंडीशन थी नहीं, ये थोड़ी लिखा है कि कॉन्सोनेंट ऑड प्लेस पे नहीं आ सकता। सिर्फ क्या था? वॉवल्स ऑड प्लेस पे आने चाहिए, जो कि अपन ने रख दिए इतने तरीकों से। अब आगे अगर मैं चलूं तो कितनी प्लेसेस खाली हैं? 4 प्लेसेस खाली हैं। और कितने लेटर्स बचे हैं? 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस में रखना है। कितने अलग तरीके से रख सकता हूँ? 4 × 3 × 2 × 1, इतने डिफरेंट तरीके से वो 4 बचे हुए लेटर्स को 4 प्लेसेस में रखा जा सकता है। तो टोटल ये कितना हुआ? 4 3 12 2 24 × 24। टोटल इतने अपन डिफरेंट जो है लेटर्स जो है वो वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं, अगर वॉवल्स को हमको ऑड प्लेसेस पे फिल अप करना था तो। ठीक, इसी का अगर सेकंड पार्ट मैं ये कहूं कि वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। अब की बात थोड़ा सा चेंज कर दें कि वॉवल्स को सिर्फ इवन पोजीशन ऑक्यूपाई करने,
अगर वॉवल्स को इवन पोजीशन ऑक्यूपाई करना है तो अब की बात है, तो प्लेसेस 7 ही, टोटल 7। इवन प्लेस को मार्क कर लो, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। टोटल हमारे पास 3 इवन पोजीशंस हैं और हमारे पास वॉवल भी 3 है। तो इन 3 वॉवल को अगर इवन पोजीशन में रखना है तो इन तीनों प्लेसेस पे ऑक्यूपाई होना जरूरी है। पहला वॉवल रखूंगा और पहले वॉवल को रखने के कितने ऑप्शन थे मेरे पास? 3। फिर दूसरा वॉवल उठाऊंगा और दूसरा वॉवल को रखने के लिए अब 2 प्लेसेस खाली बचेंगी तो 2, और फिर आखिरी वॉवल को रखने का 1। तो मेरी 4 में से 3 प्लेसेस भर गई जो तीनों इवन थी और जो वॉवल से रखी गई। अब बची हुई 4 प्लेस पे चारों कॉन्सोनेंट्स रखने, तो उन चारों कॉन्सोनेंट को रखने के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो टोटल ये जितने वेज आएंगे, ये देखो ये कम है तरीके इस वाले से। क्यों कम है? क्योंकि ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस से ज्यादा थी, तो वॉवल्स को पहली केस में रखने के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिलते अपन को। दैट्स वाई ये केसेस भी टोटल ज्यादा है। ये टोटल ज्यादा केसेस, इसके थ्रू अपन करेंगे। जो भी आंसर आएगा वी कैन प्लेस दिस। ठीक, तो हमेशा इसमें हमने ये सीखा कि जो पहले कंडीशन है उस कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, उसके बाद जो बाकी लेटर या जो भी रहे उनको रखते जाओ और फिर टोटल और सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई तब तक करते जाओ इवेंट्स का जब तक कि अपना पूरा वर्ड नहीं बन जाता या अपने सारे केसेस एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। एग्जॉस्ट होने के बाद ही अपन टोटल जो है वो आंसर दिया जाता है। ठीक, तो ये आज जो अपन ने क्वेश्चंस करे दे वर ऑफ अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपन बेसिक परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस और उनके फॉर्मुलेज जो है उसके थ्रू अपन प्रोसीड करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल पढ़ेंगे और उसके जो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस है वो अपन सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।